पहचानते जो बाहर से अलग अलग जगह से आए हैं तो आप जान भी पाएंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मल्लिक राजकुमार को, जो हमारे इस सत्र के अध्यक्ष हैं, उन्हें मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ। डॉक्टर मल्लिक राजकुमार जी दिल्ली से हैं और वे लेखक हैं, हिंदी और पंजाबी में लिखते हैं। लहंदा पर इन्होंने विशेष काम किया है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और ये वैसे पेशे से एडवोकेट हैं, फिर भी तर्क जाल में फंसते हुए भी साहित्यिक संवेदना इनमें भरपूर है। अब बुला रही हूँ डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा जी को, जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से आए हुए हैं। इनकी पत्रिका कसफ बहुत चर्चित है। मैं उनसे आग्रह करती हूँ वो आकर मंच पर आसन ग्रहण करें। डॉक्टर शशि प्रभा जी, क्या वे सभागार में मौजूद हैं? उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि वो मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। सुश्री जगमोहन कौर, नहीं, वो संभवतः नहीं आई हैं, नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद मैं पुकार रही हूँ प्रोफेसर हर्ष कुमार हर्ष जी को, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का गुरुमुखी लिपि में लिप्यांतरण किया है। पंजाबी महाकाव्य का अनुवाद भी इन्होंने किया है। इनके गद्य पद्य की कुल 62 पुस्तकें प्रकाशित हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2005 में इन्हें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सुनीता शर्मा को अब मैं मंच पर बुलाती हूँ, जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से आई हुई हैं। आप भी आइए, मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। तो प्रोफेसर राजकुमार जम्मू कश्मीर से आए हुए, केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से संबद्ध, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग कार्यक्रम में थोड़ा सा देर तो हो ही चुकी है, इसलिए मैं बहुत भूमिकाओं और उनमें नहीं जाऊंगी, बल्कि एक बात बस इतनी कहूंगी कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी, यूं कहा जाता है कोश कोश पर भाषा बदल जाती है, पर भाषा बदलती है और अपने अपनी जगहों पे सीमित रह जाती है। लेकिन कुछ भाषाएं उन सीमा रेखाओं को पार कर बड़ी दूर दूर तक अपनी पहचान बनाती हैं। हिंदी भी उनमें से एक है। हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, सच ही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी भाषा प्रथम है
और दूसरे नंबर पर हिंदी है। तो इस हिंदी भाषा का अलग अलग प्रांतों में जो स्वरूप अभी है उस पर चर्चाएं होंगी। सबसे पहले मैं विनोद कुमार तनेजा जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने विचार रखें। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों और मेरी अगली पीढ़ी, मैंने विषय तैयार किया था पहली सूचना के अनुसार पाकिस्तान और हिंदी। बाद में मेरे पास सूचनाएं मिली उसे पाकिस्तान का नाम हटा हुआ था। इस कारण से मैंने रात को आकर तैयार किया विषय बिछड़ा पंजाब और हिंदी प्रकाशन। हम आज जिसे पंजाब कहते हैं, मैं ऊपर दीर्घा में बैठे छात्रों से अनुरोध कर दूं कि मैं आप लोगों को संबोधित हूं। पुरानी पीढ़ी सब जानती है, आप अपरिचित हैं और मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। हम जिसे आज पंजाब कहते हैं, पंज आब, 5 नदियां, उनमें से 3 हमारे पास हैं, 2.5 हमारे पास है, रावी आज उधर है, झेलम और चिनाब उधर जा चुकी हैं और सतलुज और ब्यास इधर है। इस पंजाब ने जो कुछ हिंदी के लिए किया, जो कुछ हिंदी के साथ भोगा, उससे शायद ही कोई आज आप में से परिचित हो। हिंदी का प्रारंभिक रूप जब भारतीय भाषाओं का नया रूप आया अपभ्रंश के बाद, तो पहला कवि अब्दुल रहमान मुल्तान का था जिसने संदेश शासक की रचना की। हम उसे नहीं भूल सकते। उसी प्रकार से हम पृथ्वीराज रासो को नहीं भूल सकते जिसके लेखक चंद्रवरदाई लाहौर के थे। योग विशिष्ट को नहीं भूल सकते जिसके लेखक राम रंजनी जी पटियाला के थे। और हर हिंदू के घर में होती आरती जय जगदीश हरे के लिखने वाले श्रद्धाराम फिल्लौर के थे। पंजाब 5 नदियों की धरती जीवन की एक चर्या को लेकर चली है। आपको ताज्जुब होगा कि इस धरती पर, जिसे कि भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, सदियों से बहुत कुछ देखा होगा, पर सब कुछ भोगते हुए भी इसे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ किया वो अतुलनीय है। उसका प्रमाण इस वर्ष आपको मिल चुका है। 2 विशेष पुरस्कार कृष्णा सोपती जी को और हमारे डॉक्टर रमेश कुंतल बेग जी को मिला। रमेश कुंतल बेग जी यद्यपि उत्तर प्रदेश के हैं, पर उनकी कर्म भूमि पूरी पूरी चंडीगढ़ और पंजाब रही है। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। पंजाब का विभाजन 1947 में जब हुआ, तब हमसे बिछड़े हुए रूप में जो शहर थे उनके नाम मैं बताऊं आपको। रावलपिंडी गुजरात एक शहर है, अटक, झेलम, मिंटगुमरी, डेरा गाजी खां, मियांवाली, झंग, लायलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फरगढ़। इनमें से लाहौर एक ऐसा शहर है जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। एक ऐसा शहर जिसके विषय में कहा गया, सा रम्या नगरी महानस्य नप्रति सामंत चक्र याचत पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध उत्सिक्ता सच राजपुत्रा निहस्तई मध्यस्थता कथा सर्वयस्य यशादगत्य स्मृति पथम कलाय तस्मै नमः। और ये लाहौरी था जिसके लिए असगर वजाहत ने कहा, जिन्हें लाहौर नहीं देखा तो जन्मिया ही नहीं। इस लाहौर में जो हिंदी का प्रकाशन था, उसका अगर मैं विशेष रूप से आपसे बात करूं तो लाहौर में लगभग कलकत्ता के बाद
1866 से प्रकाशन प्रारंभ होता है और इस स्थान पर 82 पत्रिकाएं निकलती थी, जो 14 अगस्त 1947 को बंद हुई कि 18 अगस्त 1947 को ये दोबारा खुलेंगी, पर आज तक वो नहीं खुल पाई। यहाँ पर राजपाल एंड सन्स, जो दिल्ली का प्रमुख प्रकाशक है, उसकी स्थापना 1891 में हुई। आत्माराम एंड सन्स लाहौर से आए, C.S. चांद कंपनी लाहौर से आई, ना जाने और कितने प्रकाशक हैं जो हमारे लाहौर से आए हैं। लाहौर में मौलिक काव्य, उपन्यास, नाटक, साहित्यालोचन, काव्यशास्त्र आदि की लगभग 394 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और अनुदित रूप में भी 123 पुस्तकें मिलती हैं हमें, जिसमें विविध ज्ञान विज्ञान के रूप आते हैं। सब सूची में दिए जा रहा हूँ यहाँ पर। आप एक चीज़ सोचिए, सवाल सुबह से मैं सुन रहा हूँ, हिंदी की दशा और दिशा। जहाँ तक दशा का प्रश्न है, उसके लिए हमें यदि सुधार करना है तो मठाधीशों को से एक अनुरोध करूँगा, करबद्ध अनुरोध करूँगा कि अपनी गुटबाजी छोड़ दें। जब तक वो गुटबाजी में हैं, हमारे छात्र आगे नहीं आ पाएंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा है, भोगा है, स्वयं भोगी हूँ, कि अगर किसी का छात्र मेरे पास आया है तो उस छात्र का पूरा चैप्टर काट दिया गया कि चैप्टर दोबारा लिख के लाओ। अगर यही प्रवृत्ति हमारी रही तो हम हिंदी का विकास क्या करेंगे? हम मीटिंग करते हैं, हम सिलेबस बनाते हैं और सिलेबस बाहर आ जाता है। कैसे, क्यों? हम सिलेबस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, हम ये क्यों देखते कि जरूरत क्या है। मान्यवर प्रोफेसरों, आचार्यों, आचार्य का अर्थ समझिए कि आचरण हमारा शुद्ध हो। हम कितने शुद्ध हैं, अपने भीतर झांक के देखें, अपनी मानसिकता को टटोलें कि हम कितना किसी को काट रहे हैं, कितना किसी को खींच रहे हैं, कितना किसी को आगे से बढ़ने से रोक रहे हैं। हिंदी इस तरह विकास नहीं करेगी। हिंदी में आज हमें आवश्यकता है तुलनात्मक अध्ययन की, हिंदी में आज हमें आवश्यकता है अनुवाद की, हिंदी में आज मेरी आवश्यकता है प्रयोजन मूलकता की। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारा हिंदी का छात्र आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र में अंतर नहीं कर पाता। कहाँ से लाए हम कि कॉमा कहाँ लगना है, अल्प विराम कहाँ लगना है, पूर्ण विराम कहाँ लगना है? अल्प विराम और पूर्ण विराम में फिर अंतर नहीं मालूम। हमारा पेन चलते समय पूर्ण विराम के नीचे बिंदी डाल देता है और विस्मयादि वो तो चिन्ह बना देता है, हम कहते पूर्ण विराम कहते हैं। हम कहते हैं कि व्याकरण ने 10वीं 5वीं तक पढ़ लिया, उसका पढ़ना ही नहीं व्याकरण एमए में आकर के। क्यों? आज की सुबह से सुनते हुए गोष्ठी में मैं अब इस नतीजे में पहुंच रहा हूं अब तक, और कल तक और देखेंगे क्या होता है कि हम अपने मानसिकता जब तक नहीं बदलेंगे, हम हिंदी के प्रोफेसर, हमारा बच्चा बोलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम ताली मारते हैं और अपनी कविता जब सुनाता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं। क्यों? आप मन में झांक के देखिए कि आपका बच्चा घर में कितनी हिंदी बोलता है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या कितना हिंदी के लिए कर रहा हूं। हम हिंदी से लेते हैं, हम हिंदी के साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। मैं एक पत्रिका निकालता हूं, मुझे रिटायर हुए लगभग 17 साल हो गए। एक पत्रिका निकाल रहा हूं और मेरा जब कुछ छात्र उस पर छपता है तो मेरा एक बड़ा ही मित्र उससे कहता है कि तुम लोकल पत्रिका में छपे हो और तुम्हारे गाइड ने, तुम्हारे जो गुरु ने छापी है, इसके नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या दिल्ली का रहने वाला दिल्ली में पत्रिका छापेगा तो लोकल हो जाएगा? अगर अमृतसर में रहने वाला पत्रिका निकाल रहा है और अमृतसर में पत्रिका छप रही है तो उसको लोकल क्यों कहा गया? मैं ये सब के सामने प्रश्न उछाल रहा हूं आज कि हम अपनी मानसिकता को जब तक नहीं बदलेंगे, गुटबाजी को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हिंदी की जो दशा है वो दिशा में नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। और ये भी बच्चों को बता दूं आपको कि जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके अब सोने वाले। हम तो बाजी खेल चुके, हारे हैं जीते हैं ये तो वक्त बताएगा, और आपकी बाजी आपके हाथ में है। और अगर आप जाग गए, आप उठ गए, तो निश्चित रूप से जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके अब सोने वाले। बच्चों, हिंदी की दशा तभी बढ़ेगी जब उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्य निर्बोधता के निर्णय को हम अपने मन में लाएंगे और देखेंगे कि हिंदी किस तरफ जा रही है। हिंदी में हमने इतिहास पढ़ लिया,
हमने तुलसी, कबीर, सूर सब पढ़ लिए, पर व्याकरण की तरफ ध्यान दो। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए देखो दूसरी भाषाओं के साथ हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। हम हिंदी के कवियों के अलावा दूसरे कवियों को जानते नहीं। और एक बड़ी चीज़ मैं आपके साथ और रख दूँ, जो मैं सुनता हूँ और समझता हूँ, हम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, क्यों? हम पुस्तकालय में नहीं जाते, क्यों? हम गाइड से काम चलाते हैं, क्यों? मैं ये सवाल आपके सामने बच्चों रख रहा हूँ, उन युवा अध्यापकों के सामने भी ये सवाल रख रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित पाठ्यक्रम पे आते हैं। जब मैं पूछता हूँ किससे कि कामायनी में लज्जा सर है कोर्स में, तो कहते हैं लज्जा कोर्स में नहीं है। तो जब लज्जा वाकई कोर्स में नहीं हमारे रही तो हम क्या कर लें? हमने यदि आगे बढ़ना है तो हमने सारे, अब आप साकेत का महाकाव्य तो प्रश्न करते हैं, नवम सर्ग पर पढ़ते हैं और महाकाव्य का प्रश्न कर देते हैं। और आपसे मैं पूछूं कि 8वें सर्ग में क्या कथा है, तो आपको मालूम नहीं कि कोर्स में नहीं था। कोर्स पे नहीं, विषय पे ध्यान दीजिए, अध्ययन करिए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं पपरा बुरन तरा, राह किनारे बैठ, किनारे मत बैठिए, आगे बढ़िए और सीखिए, तभी हिंदी की दिशा सुधरेगी। जय हिंद। धन्यवाद तनेजा जी। सचमुच किनारे बैठकर हासिल कितना होगा। पहले जरूरत हमारी है कि तुलनात्मक, अनुवाद परक और प्रयोजन मूलक अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और गुटबाजी से दूर होकर तभी भाषा का विकास संभव है। अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर शशि प्रभा जी को, वो अपने विचार रखें। मंच और अपने सामने बैठे हिंदी के विद्वान मेरे दोस्त सबको नमन करते हुए मैं कुछ हिंदी के बारे में, क्षेत्रीय जो स्थिति है उस पर कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगी। सुबह से बहुत वक्तव्य सुने और कल त्रिपाठी जी की भी बात सुनी, और बहुत बार सुनते हैं जिन दिनों में हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, उन दिनों भी बहुत बातें सुनाई देती हैं। सब लोग यही कहते हैं ज़्यादातर कि निराश होने की बात नहीं है, हिंदी के लिए निराश होने की बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक बातें करना चाहूँगी। निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि हिंदी अब बाजार की भाषा है, लेकिन चिंतन की तो जरूरत है, चिंता की तो बात है। तो उदास तो हम होते हैं, ये वास्तविकता है। अब सुबह एक बात हुई थी कि हिंदी जन सामान्य की भाषा है, और जन सामान्य को हम आदर नहीं देते। जो आम लोग हिंदी बोलते हैं या अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उनको हम इंटेलिजेंट नहीं मानते, बल्कि उनको कहते हैं गंवार है। तो जो इंग्लिश बोलता है कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, फटाफट इंग्लिश बोलता है ना, तो उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमारी ज़हनी गुलामी जो है वो नहीं गई। सबसे बड़ी बात है ज़हनी गुलामी की, तो हमें उस ज़हनी गुलामी से मुक्त होना है। और ये इंटेलिजेंट शब्द जो है, इसके साथ अंग्रेजी को जो हम जोड़ते हैं, उससे हमें मुक्त होना है। तो दो पंक्तियां मैंने इसके बारे में लिखी थी अपने देश में कि अपनी भाषा जो बोलता कहते लोग गंवार है। अपनी भाषा जो बोलता कहते लोग गंवार है, अपने ही अब देश में रहना बड़ा दुश्वार है। अपने ही अब देश में रहना बड़ा दुश्वार है। तो स्थिति क्या है? मैंने ये पेपर लिखा, मैं पेपर नहीं पढ़ूंगी, बहुत थोड़े टाइम में 5-6 मिनट में अपनी बात मैं खत्म कर दूंगी। तो मैंने जो लिखा है क्षेत्रीय भाषाओं को साथ जोड़ करके पंजाबी के संदर्भ में, कि पंजाब में, हाँ बिल्कुल, पंजाब में हिंदी और पंजाबी भाषा का संकट,
तो संकट केवल पंजाबी पर नहीं, सारी क्षेत्रीय भाषाओं पर है। हमारी मानसिकता क्या है, ये सुबह भी बात आई थी कि हमारी मानसिकता ये हो गई है, ये व्यवस्था के चलते, राजनीतिक वैमनस्य के चलते हम ये समझने लगे कि हिंदी का जो संघर्ष या हिंदी का जो मुकाबला है, या हिंदी के कारण हमारी क्षेत्रीय भाषाओं पर खतरा है, जबकि हम ये नहीं मानते कि अंग्रेजी के कारण हमारी क्षेत्रीय भाषाओं पर और हिंदी दोनों पर खतरा है। अब आज की स्थिति क्या है, मैं एक निजी अनुभव की बात करती हूँ कि मैंने पंजाब के एक कॉलेज में 35 साल नौकरी की, और वो 35 साल हर साल अपने लिए 5 छात्र जुटाने में लगी रही। 5 छात्र मेरे हिंदी के बन जाए, मेरी पोस्ट बची रहे, ये स्थिति थी। और मेरे सेवा मुक्त होने के बाद वहां से हिंदी खत्म हो, यह स्थिति, ये वास्तविकता है। अंग्रेजी के 2 प्राध्यापक हैं, पंजाबी के 2 हैं, 3 भी हैं, लेकिन हिंदी का 1 भी नहीं। ये हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति है। त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया है पंजाब में, क्योंकि पंजाब, जैसे कि पंच आब की बात हुई, पंच आब अब 5 नदियों का देश ना रह करके एक छोटी सी, जिसको हमारे एक प्रिंसिपल कहा करते थे, ये पंजाब नहीं रहा, पंजाबड़ी हो गया, बहुत छोटा क्षेत्र हो गया। और यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को पंजाबी के साथ हिंदी का वैमनस्य तो दिखाई देता है, लेकिन पंजाबी और हिंदी दोनों के साथ अंग्रेजी का वैमनस्य दिखाई नहीं देता, यह स्थिति है। तो स्कूलों में मैट्रिक तक हिंदी जरूरी है, लेकिन अध्यापक एक होता है जो सारी कक्षाएं पढ़ाता है। अब सरकार ने प्राइमरी से भी, पहले क्या होता था कि, और कुकुर मुत्तों की तरह छोटे छोटे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दुकानों की तरह खुल रहे हैं, और जहाँ के पढ़ाने वाले अध्यापकों को स्वयं को भी अंग्रेजी नहीं आती है, ये स्थिति है। तो ये स्थिति है। उसके बाद मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी कि हमारी मानसिकता की, हम बच्चों को क्या बढ़ाते हैं, जन्म लेते ही हमारी मानसिकता, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बने। बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बोलना लगता है, हम उसको ना तो पंजाबी में सिखाते हैं, ना हिंदी में सिखाते हैं, ना अपनी भाषा में। हम बोलते हैं आइस कहाँ है, नोज कहाँ है, ये तो हम खुद सिखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम कह रहे हैं हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, या पंजाबी का भविष्य उज्जवल है, या क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य उज्जवल, तो यह स्थिति है। तो उसके बाद अब हुआ क्या, अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता, एक तो ये बात है, दूसरी है कि पहली से लेकर के बीए तक अंग्रेजी अनिवार्य है, ना हिंदी अनिवार्य, पंजाबी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य नहीं है। स्थिति क्या होती है कि 10वीं के बाद बच्चे इंग्लिश नहीं जान पाते, इंग्लिश नहीं सीख पाते, इंग्लिश उनको पढ़नी नहीं आती है, वो रटते 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 मुश्किल से बीए पास करते, और इंग्लिश रटते रटते उनकी स्थिति ये हो जाती है कि ना उनको पंजाबी आती है, ना हिंदी आती है, ना कोई और सब्जेक्ट आता है, और वो जो है सिर्फ रटते रहते हैं, ये स्थिति है। तो आज की परिस्थितियों में हिंदी, और ये सरकारों ने फिर क्या किया, लोगों की मानसिकता को जानते हुए सरकारों ने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। तो उससे और क्या हो गया कि आम लोगों के बच्चे भी उन स्कूलों में जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं आता। ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि ना तो माँ बाप घर में पढ़े लिखे हैं, ना स्कूलों में कोई पढ़ाने वाला है, लेकिन उनको ये संतुष्टि है कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये संतुष्टि है। तो आज पंजाब की स्थिति यह है कि सिख वर्ग के हितों का दावा करने वाली कोई भी पार्टी जो है, चाहे वो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करी, वहाँ भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। तो दूसरी बात, एक बहुत, मैं संस्कृति की बात करना चाहती हूँ। कहते हैं भाषा संस्कृति की वाहक होती है, तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत निकट आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रांतीय
इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, तालमेल की स्थिति क्या है। एक बड़ी मुझे पीड़ा देती है चीज कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना और अपने 4 बेटों का बलिदान दे दिया केवल और केवल धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। सिख धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए नहीं, उन्होंने बलिदान दिया किस लिए? व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। उस पर कोई धर्म थोपा नहीं जाना चाहिए, उस पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, उस पर कोई भी भावना थोपी नहीं जानी चाहिए, उसके लिए बलिदान दिया। लेकिन आज वो संस्कृति, वो कल्चर, वो भावना, कितने प्रांतों के बच्चे उस गुरु गोविंद सिंह जी की गाथा को जानते हैं, ये सोचने की बात है। कहाँ है हमारे प्रांतीय तालमेल, कहाँ है? किसी धर्म से मेरा कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे सारे प्रांतों में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी जरूरत है। और ये होगा कैसे? ये हमारी धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेवारी है, हमारी एनजीओज की जिम्मेवारी है और हमारी सरकारों की, हमारी व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि अगर भारत को हम एकजुट रखना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि पंजाब में अगर कुछ हुआ तो उसका प्रभाव सारे भारत के सारे प्रांतों पर होना चाहिए। सारे बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिसंबर के, आज धार्मिक विद्वेष की बात नहीं है, आज क्रिसमस के बारे में सब जानते हैं, क्रिसमस सब मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या हमारे सारे प्रांतों के बच्चे, हमारे सारे प्रांतों के लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ दिसंबर के महीने में क्या हुआ था? तो ये भी जानने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो। तो अंत में मैं बस खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेखन की बात अगर करें, लेखन बहुत हो रहा है पंजाब ने, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, पंजाब ने बहुत कुछ दिया, आज भी हिंदी में लेखन हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि उतना स्तरीय लेखन नहीं जो पहले हुआ, क्योंकि क्षेत्र सिमट गया। तो आज हमारी कुछ जिम्मेवारी है क्षेत्रीय सरकारों की, हमारी केंद्रीय सरकारों की। अगर हिंदी को बढ़ावा देना है तो तकनीकी शिक्षा के कोई भी कोर्स हो, हिंदी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पेशे का व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसके पास अभिव्यक्ति की भाषा भी हो और अपने कर्म की भाषा भी हो, अपने कार्य की भाषा भी हो। होता क्या है कि जो इंजीनियर है उसके पास विषय है, भाव है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। आज के हमारे बच्चे अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। और मेरा ये एक सविनय निवेदन है कि हम अपने देश की संस्कृति को जानें, अपने देश की भाषा के जानें, बस खत्म, भाषा को जानें। और हम ये कोशिश करें कि तकनीकी क्षेत्रों में भी भाषा का जो वो है अपना पढ़ाई वो अनिवार्य होनी चाहिए, और हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा के हर क्षेत्र में अनिवार्य होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद शशि प्रभा जी। बात सचमुच मार्के की है कि लंबी गुलामी के बाद भी हम मानसिक गुलामी में हैं। भाषा का प्रभाव अपनी भाषा से दूरत्व क्यों लाता है? अंग्रेजी ठीक है, लेकिन हमारी अपनी भाषा को हमें विकसित करना है, उन्नत बनाना है। ये जो विचार थे सचमुच सराहनीय हैं। अब मैं पुकारती हूँ सुश्री जगमोहन कौर जी को, लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है वक्ताओं से, समय की सीमा है, समय अभिव्यक्ति की बातें हमारे पास सभी के पास हैं, लेकिन उस संकट को समझते हुए संक्षेप में वक्तव्य रखें।
मंच पर आसीन मेरे विद्वान मित्रों, सामने बैठे मेरे साहित्यकार मित्रों और ऊपर बैठे मेरे छात्रगण। मैं आपको छात्रगण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 30 बरस तक आबू धाबी में हिंदी पढ़ाई है, और जब हम विदेश में हिंदी पढ़ाते हैं तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। वहाँ 175 नेशनलिटीज को मैंने हिंदी पढ़ाई है। लेकिन जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे पहले दिन 4th स्टैंडर्ड में भेजा गया। जो मुझसे पहली टीचर थी, उन्होंने शायद उन बच्चों को ये तो सिखाया था कि हिंदी टीचर क्लास में आती है तो उसे कैसे आपने उनका कैसे अभिनंदन करना है। जो ही मैं क्लास में गई, वो कहते नमस्ते बहन जी। बहुत खुशी हुई मुझे कि एक प्रदेश में आके एक 25 स्टूडेंट्स की क्लास मुझे एक साथ नमस्ते बहन जी कह रही हैं। मैंने कहा बैठ जाओ। सभी खड़े के खड़े रह गए, खाली खाली आंखों से मुझे देख रहे हैं। ये क्या कह दिया इसने, उन्हें समझ ही नहीं आया। मैंने कहा बैठ जाओ, वो फिर खड़े। अब मेरे समझने की बात मेरी थी। मैंने कहा प्लीज सिट डाउन। सभी बैठ गए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी परीक्षा में पास हुई हूं या फेल हो गई हूं। मैंने प्रिंसिपल से जाके बात की तो कहने लगे मिसेस कौर, आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश में पढ़ानी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर हिंदी पढ़ा पाएंगी, वरना 1 महीना भी आप यहाँ टिक नहीं पाएंगी। लेकिन मैंने तो कुछ और निश्चय किया था। मैं सरदार फैमिली से और हिंदी के गोल्ड मेडलिस्ट, मैं कैसे छोड़ दूं हिंदी अपनी प्रिय भाषा। मैंने भी एक चैलेंज ले लिया कि यही बच्चे जो आज बैठ जाओ का मतलब नहीं समझते हैं, इनकी दशा और दिशा कैसे बदली जाएगी। ये जो मैं आपको आज सुना रही हूं, मैं मित्रों आपके लिए नहीं सुना रही। आप तो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं सभी, आप तो सभी जानते हैं कि हिंदी की दशा और दिशा कैसे बदली जाएगी। मैं तो उन्हें बता रही हूँ जो ऊपर बैठी है क्लास, जो ऊपर बैठे हैं बच्चे, जिनका हमारे कहने से कुछ फर्क पड़ेगा, हमें सुनने से कुछ बदलाव आएगा। मैं तो उन्हें सुना के कह रही हूँ या उन्हें बताना चाहती हूँ। तो यही बच्चे जो मेरे को चौथी में मिले थे, समय बीतता चला गया, हम एक दूसरे के साथ मिलते चले गए, और साथ साथ में जितना भी हमारा फैकल्टी थी हिंदी की, उनके साथ हमारी मीटिंग शुरू हो गई कि इन बच्चों को कैसे बदला जाए। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट हमारे पास हिंदी है और उसमें एक नेशनलिटी नहीं है, मैंने आपको बोला 175 नेशनलिटीज हैं, जिसमें सुडानी है, सोमाली हैं, अरबिक हैं, जिसमें मॉरिशस के हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कि ईरानी हैं, इराकी हैं, जितने भी हैं, आजू बाजू के इंग्लिश हैं, सभी हैं बच्चे। इन्हें कैसे सिखाया जाएगा कि हिंदी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। फिर हमने एग्जीबिशंस लगानी शुरू की, हमने दिवस मनाने शुरू किए, जिसमें हम और कुछ नहीं करते थे, रिकॉर्ड करते थे एक चीज और वो बजती रहती थी 100 बार, 200 बार, 400 बार, वो कानों में गूंजती रहती थी लोगों के, बच्चों के। उनको हमने गाने सुनाने शुरू किए कि हिंदी के गाने क्या होते हैं। हमने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिससे हम बता रहे हैं कि हम हिंदी की दिशा कैसे बदल सकते हैं। सिर्फ खड़े होके या हम बोले या हम बोल दें कि हमने शब्दावली से बहुत बड़े बड़े शब्द चुनकर एक भाषण दे दिया, वो तो हमारा मंतव्य पूरा नहीं होगा। हमें पूरा करना है तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे, चाहे वो छोटे छोटे से क्यों ना हो। तो हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उन्हें दिखाया, उनसे पूछा
अब ये बताओ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है इसकी स्टोरी इंग्लिश में सुनाओ। और उन्होंने सुनानी शुरू की। फिर हमने उनसे मेडिटेशन से करानी शुरू की। सुबह क्लास शुरू होने से पहले हम मेडिटेशन करेंगे, जिसमें क्योंकि हमारे पास क्रिश्चियंस भी थे, हमारे पास मुस्लिम बच्चे भी थे, हिंदू बच्चे भी थे, सभी। अब हम मेडिटेशन करते हैं तो कोई ओम बोलेगा, कोई एक ओमकार बोलेगा। तो हमने कहा हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं है, आप अल्लाहू अकबर भी बोल सकते हो, आप ओम भी बोल सकते हो, आप क्रिश्चियन हैं आप तो जीसस भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन वो कीजिए जो हम आपसे करा रहे हैं। तो फिर फर्क देखिए 2 साल के अंदर अंदर जो बच्चे कुछ समझते नहीं थे वो बच्चे हिंदी गाने गाने लग पड़े। हमने राष्ट्र प्रेम के गाने सिखाए उन्हें, हमने बच्चों के गाने सिखाए उन्हें, तो वो हिंदी में बढ़ते चले गए। उनका असर सिर्फ बच्चों पर नहीं हुआ। मेरे साथ जब ये आज सुबह हम ले रहे थे पहला सत्र, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि वहाँ पर हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स बैठे हुए थे। जब हम पढ़ाते थे तो 75% मेरा स्टाफ साउथ इंडियन था, जिन्हें एक शब्द भी हिंदी का नहीं आता था। हम स्टाफ रूम में सब हिंदी में बातें करने लग पड़े। तो देखिए दशा बदली कि नहीं बदली। और मजेदार बात, खत्म करने से पहले आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं बच्चों की। हम उन्हें सिखा रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमने उधर लिखा कि जो सप्ताह में एक बार होता है कहते हैं साप्ताहिक, जो महीने में एक बार होता है मासिक। हमने कहा जो वर्ष में एक बार होता है, सारे बच्चे चुप। पीछे से एक सुरानी कहता है मैं बताता हूं। मैंने कहा क्या? कहता बच्चा। अब ये क्या है इसका? उस बच्चे की गलत नहीं है, वो बच्चा गलत नहीं है। जैसे कि आप एक बनाना किसी को, केला किसी को दिखाते नहीं हैं, बच्चे से पूछते हैं केले का रंग क्या होता है। अगर वो हरा कहते तो गलत तो नहीं है। हम लोग पीला बोलते हैं, बच्चों को सिखाते पीला होता है। अगर हरा बोलते तो गलत तो नहीं है, वो भी ठीक है। फिर मैंने सिखाया नहीं, यहाँ पर हम इसे वार्षिक बोलेंगे। और हमने कहा कि आप सेंटेंस बनाने हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ शब्द दिए। उसमें एक शब्द दिया हमने कब्र। एक बच्चा मेरे सामने लेके आया, मैंने खत्म कर लिया। हाँ जी बताइए क्या लिखा है? मैं तुम्हारी कब्र खोदूंगा। लेकिन मैं उसमें भी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण की कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। इस बच्चे ने कोशिश की है, चाहे वो मेरी कब्र खोद के ही की है उसने। अच्छा, मेरे हिसाब से उसका सेंटेंस कहीं से भी गलत नहीं था। और ऐसे ही हमने दिया उसे दुर्गम। तो मैडम इस दुर्गम का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा कठिन रास्ते। तो हम बैठे थे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए। अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो होते हैं थोड़े, ना वो टीनेज में आते हैं, ना बड़े में आते हैं, ना छोटे में आते हैं। तो उसमें से बोलता मैं बनाता हूँ सेंटेंस। मैंने बोली है, कहते प्यार के रास्ते बड़े दुर्गम होते हैं। लेकिन गलत तो वो भी नहीं है, तो उसे मैं गलत नहीं कह सकती। इसलिए खत्म करने से पहले मैं कहती हूं कि दशा बदलने के लिए तू कोशिश तो कर, तू कोशिश तो कर, बेशक छोटे छोटे कदम उठा। तू कोशिश तो कर, बेशक छोटे छोटे कदम उठा। मंजिल सामने है, कभी तो पहुंचेगा ही। धन्यवाद। धन्यवाद जगमोहन जी। सच बात है, मंजिल तो जितनी दूर हो कदम उठाने की ज़रूरत है। हम प्रयोग में लाएं, हम कार्यक्रमों के द्वारा भी उसे करें। सामान्यतः हम लोग थैंक यू कहते हैं, क्यों? हमारे पास अपना शब्द नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया और भी। लेकिन ये जो आदत में एक मानसिकता हमारी बनी है, जब हम उसे अपने प्रयोगों द्वारा बदलेंगे तब निश्चय ही भाषा विकास पाएगी, स्थान और ज़्यादा पाएगी। अब
मैं बुला रही हूँ प्रोफेसर राम कुमार जी को, वे अपने विचार रखें। क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत नाम लिया, राजकुमार जी को। धन्यवाद संचालका महोदय। मुझे एक बात याद आ रही है, किताब घर में एक किताब छपी थी बहुत पहले, और गलती से मेरी कविता उसमें थी, गलती से उसमें भी डॉक्टर राम कुमार लिख दिया गया था, और आज तक वो राम कुमार मिला नहीं हमको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेक्शन के लिए। मेरा विषय जो सही मायने में है, विषय पर आने से पहले मैं इन महानुभावों का जिन्होंने ये आयोजन किया है बड़ा हृदय से आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर इन्होंने दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं कलकत्ता में आज से 70 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ आए थे, और आज से 70 साल पहले ही लाहौर में मेरा जन्म हुआ था। यानी आज़ादी से पहले मेरा जन्म वहाँ हुआ था, और 70 साल बाद मैं यहाँ आया। और यहाँ एक और जो बड़ा शुभ अवसर मेरे लिए ये है, जब मैंने पीएचडी का थीसिस जमा करवाया तो मेरे परीक्षक यहाँ के यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़े मानयोग सम्माननीय प्रोफेसर कल्याण मल्लोडा जी परीक्षक थे। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, शिमला से मैंने पीएचडी किया था, इतना मैं। और दूसरा ये है कि मेरी मातृभाषा, जैसे अभी 1966-67 से जब पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा बना, हिमाचल बना, उस समय पंजाबी भाषा जो थी ये तिब्बत के बॉर्डर तक बोली जाती थी। और उस वक्त चूंकि मैं अमृतसर से था, मैं पंजाबी भाषी था। मेरे पिताजी सर्विस के दौरान हिमाचल में चले गए और मेरी मातृभाषा हिमाचली हो गई या पहाड़ी हो गई। जब मैं जम्मू में आया तो मेरी मातृभाषा डोगरी हो गई। अब इस तरीके से हम जब भाषाओं को बांटना शुरू करते हैं, क्षेत्रों में बांटना शुरू करते हैं, भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना शुरू करते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम संस्कृति को तो नहीं बांट सकते, संस्कृति को नहीं बांटा जा सकता। हिंदी की जो संस्कृति है वो आप ये कह लीजिए कि हिमालय से लेकर के दक्षिण कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो संस्कृति है वो एक है। उधर अगर आप लाहौर को लें या पंजाब को, पुराने पंजाब को लें, जैसे मुल्तान की बात कही गई, उस पंजाब को अगर लें और यहाँ तक गंगा जी का, यहाँ गंगा सागर तक की जो संस्कृति है वो हिंदी संस्कृति है। हिंदी अगर सांस्कृतिक भाषा के रूप में लेना है, अगर हमारी अभिव्यक्ति जो है सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और किसी भाषा में व्यक्त हो रही है, व्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति भी होगी। और अगर हम हिंदी हैं तो हिंदी संस्कृति है तो उसकी अभिव्यक्ति भी हिंदी में होगी। मैं इसको इस तरीके से महसूस करता हूँ। अब चूंकि मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कश्मीर का भूगोल अगर आपको बताऊँ तो कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, ये 3 रीजन्स हैं इसके, और 3 रीजन में वहाँ की जो एक तरह से भाषा की पॉलिसी है, 12 भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं और हिंदी उन सबको एक तरह से जोड़ रही है। बाल्ती बोली जाती है जो पाकिस्तान की पश्तो के साथ मिलती जुलती है। दर्दी और कशाची बोली जाती है, उससे पंजाबी बनती है। कश्मीरी बोली जाती है, वो फारसी, अरबी और संस्कृत का मेल जोल है। इस तरीके से बहुत आप ये कह लीजिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो भिन्नता बहुत ज़्यादा है। ऐसे हालात में हिंदी जो है समूचा देश एक तरफ, जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा जो हैं वो एक तरह से धर्म और शास्त्र में बहुत ज़्यादा यकीन रखते रहे हैं। हिंदू राजा हैं और वो उसमें बड़ा यकीन रखते रहे हैं। और यहाँ
मतलब कहने से मुझे गुरेज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री वो जम्मू से थे। यहाँ आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो प्राध्यापक रहे और हमारे हिमाचल में वो गवर्नर भी रहे। बहुत अच्छा। उनके पिता भी हिंदी के विद्वान थे और हिंदी में लेखन था उनका। 1947 के बाद जैसे वो यहाँ आ गए बनारस से उनके पुत्र यहाँ आ गए, तो एक तरह से वहाँ उनकी लेखन का जम्मू कश्मीर में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से एक और डॉक्टर हरदत्त शर्मा है, वो 1948 में बॉम्बे चले गए। तो जम्मू कश्मीर में जो वो लिख रहे थे, कथावाचक थे, धर्म को लेकर के वचन देते थे, वो कथा सुनाते थे। और पंजाबी और डोगरी और हिंदी एक तरह से मिक्स भाषा जो थी, उनका मिश्रित रूप जो था, वो उनकी पोथियों में, उनकी पुस्तकों में छपा हुआ है। वो बॉम्बे चले गए, इसलिए हिंदी का बहुत ज़्यादा विकास वहाँ नहीं हो सका। 1940 में वहाँ एक हिंदी साहित्य मंडल नाम की संस्था बनी और उस संस्था में लोगों ने जो एक तरह से प्रभाकर, शास्त्री आदि करके पुराना सिस्टम जो था एजुकेशन का, उसमें इस तरह की एक प्राइवेट तौर पर लड़कियां जो हैं वो हिंदी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ प्रभाकर आदि कर लेती थी और उस तरह से हिंदी सीखती थी। और वर्नैकुलर टीचिंग जो होती है, प्राइमरी लेवल पर जो टीचिंग होती है, उसमें वो अध्यापक अध्यापिका लग जाती थी और उसके बाद वो MA कर लेते हैं। हम में बहुत सारे इस तरह से विद्वान मित्र हैं जो उसी तरीके से, उसको हम लोग कहते थे वाया बठिंडा, यानी वो बठिंडा के रास्ते से भी ये किया हुआ है। उनके पास फॉर्मल एजुकेशन की जो स्कूल में होती थी उसकी एक तरह से कमी रहती थी और उस हिसाब से उनका उच्चारण, जो जब हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि हिंदी के जो विद्वान लोग हैं थोड़ा सा उनको उदार होना चाहिए, क्षेत्रीय उच्चारण जो होता है वो तो रहता ही रहता है। और दिशा की बात अगर हम कहें तो हम विद्वानों को, मैं तो अपने आप को उतना विद्वान नहीं मानता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, कट्टर नहीं होना चाहिए कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही बोला जाए। है वैसे ये कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन ये है कि जब हमें स्कूल में उस तरह से पढ़ाया जाएगा तभी उस तरह की स्थिति पैदा होगी। अब एक चीज़ और हमारे यहाँ ये हुई कि 1930 तक हिंदी का नाम लेवा कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं था। 1940 के आसपास कहीं जाकर के एक मंडल खुलता है जम्मू में, हिंदी साहित्य मंडल, और 48-47 के बाद वो बंद हो जाता है। फिर 1961 में खुलता है और कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से 1934 में एक आध पत्रिका हमारे वहाँ छपती है और 3-4 साल चलने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। सरकारी धरातल पर किसी प्रकार का कोई सहयोग लेखकों को नहीं मिलता रहा है। 1958 में वहाँ कल्चरल अकेडमी खुलती है, यानी जिसे आप कहते हैं अंग्रेज़ी में उसका नाम है अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो कल्चर को भी देखती है, भाषाओं को देखती है, संस्कृति और ये सारी चीज़ें वो देखती हैं, आर्ट्स वगैरह देखती हैं। उनका जो शुरू में उन्होंने क्या किया कि 1960 में उन्होंने 2 पुस्तकों का संपादन किया। एक गद्यांजलि है जिसमें निबंध, कहानियाँ आदि जो हैं, नाटक आदि जो हैं वो संकलित किए, और वो जो पिछले आप कह लीजिए कि एक लंबे अरसे से लोग लिख रहे थे और डायरी में बंद थे, छपने का उनको सहूलियत नहीं थी, वो छापी। उसी तरीके से उन्होंने पद्यांजलि छापी। आजकल आप पद्मा सचदेव का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, बड़ी चर्चित साहित्यकार हैं हमारी, लेकिन ये है कि 1945 से 40 तक उनका कुछ भी छपा हुआ नहीं था। ये पद्यांजलि और गद्यांजलि के माध्यम से वो आगे आईं और उसके बाद एक लगातार पत्रिका वहाँ कल्चरल अकेडमी से छपना शुरू हुई और उसमें आप ये कह लीजिए कि पिछले 60-70 साल का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो उसमें किसी न किसी रूप में संकलित होता रहा है। कभी हमारा साहित्य साल भर में जो विशिष्ट साहित्य होता था उसको वो एक साथ संकलित करते थे, और कभी वो
आप ये कह लीजिए 6 महीने में कोई एक विशेष अंक निकाल देते थे, 2 महीनों का एक साथ 2 अंकों को एक साथ जोड़ करके वो संकलन निकाल देते थे। तो जो विशिष्ट साहित्य होता था, जिसको वो चेचा साहित्य कहते हैं, विशेष साहित्य कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ लिटरेचर जो है, जिसकी वैल्यू है, उसको वो प्रकाशित करते थे। तो उस तरह से एक तरह से हमारे पास प्रकाशित साहित्य जो है, अब तो खैर ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से बहुत अच्छा हो गया है। और वहाँ लिखने वाले लोग, वहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं पद्मश्री रामदास शास्त्री। 1940 के आसपास उन्होंने एक डोगरी संस्था नाम की एक संस्था स्टार्ट की। होता असल में ये है कि जब 8वीं अनुसूची की बात हम करते हैं भाषाओं की, तो क्षेत्रीयता स्वयं अपने स्वार्थ के साथ अंदर आ जाती है। तो उन लोगों ने, जो अच्छे लेखक थे हिंदी के, हमारे वहाँ हिंदी के बड़े अच्छे लेखक छत्रपाल हैं, हमारे वहाँ ओम गोस्वामी हैं, सार्क्यवादी में छपते रहे। उन लोग हिंदी को छोड़ करके डोगरी में चले गए। इसी तरह से 8वीं अनुसूची की बात जब आती है, तो हिंदी के अच्छे लेखक हरिकृष्ण कौल आदि जो हैं, रतनलाल शांत आदि जो हैं, जो कश्मीरी में चले गए। तो इस तरह से कश्मीरी और डोगरी ये 2 मेजर भाषाएं हैं। राजभाषा वहाँ की उर्दू है। जो उर्दू वाले भी थे, वो भी किसी ना किसी तरीके से जब उनको फ़ायदा नज़र आने लगा तो कश्मीरी में चले गए या डोगरी में चले गए। तो इस ढंग से थोड़ा सा समस्या, यहाँ तक दशा की बात है वो तो ये है। दूसरी बात आती है कि जम्मू एक ऐसा रीजन है जिसमें मैदानी इलाका भी है, जिसमें पहाड़ी इलाका भी है। ये जो पहाड़ी इलाका होता है, इसमें आने जाने के साधन बहुत कम थे। लद्दाख में जाना एक तरह से आप ये कह लीजिए कि कोई सांस की प्रॉब्लम है, जो एक मिनट, जो सांस की प्रॉब्लम, जब इतनी दूर से आए हैं, 2000 किलोमीटर से आए हैं, तो 2 मिनट तो आप हमें दीजिए ही ना। तो इस हिसाब से वहाँ 48 में रेडियो स्टेशन खुलता है, 47 में। तो एक तरह से हिंदी के प्रचार के लिए जो वहाँ काम हो रहा है, सरकारी धरातल पर और सामाजिक धरातल पर जो काम हो रहा है, बहुत सुदृढ़ हो रहा है। यहाँ तक शिक्षण की बात है, जैसे बहुत सारे बिंदु लोगों ने गिनाए। त्रिभाषा फार्मूला की यहाँ तक बात आती है, वहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो उसके साथ वो डोगरी को लेना चाहेंगे या कश्मीरी को लेना चाहेंगे। राजभाषा उर्दू है, उर्दू को भी लेना चाहेंगे तो एक ना एक भाषा उनको छोड़नी पड़ती है। तो वो दिक्कत वहाँ रहती है। फिर भी जम्मू यूनिवर्सिटी, मैं चूँकि 40 साल से वहाँ रह रहा हूँ और 40 साल से मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, तो वहाँ जो हिंदी में हमारे वहाँ जो आप कह लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए हर साल 600-700 एप्लीकेंट MA करके निकलता है। तो किसी तरीके की कोई पढ़ने लिखने में, पढ़ाने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। और अब चूँकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, तो सेंट्रल जम्मू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, उसमें एक खास डिपार्टमेंट खोला गया है। डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो अदर इंडियन लैंग्वेजेस में जितनी भी वहाँ की भाषाएं हैं, कश्मीरी है, डोगरी है, दूसरी गोजरी है, अनेक भाषाएं, 12 भाषाएं वहाँ हैं, उन सब को वहाँ चलाना है शिक्षण के हिसाब से। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हिंदी को हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तो काम करती ही करती है। इसके अलावा मैं जो सही मायने में बात कहना चाहता था, जो हमारे वहाँ जो साहित्य चला है, देखिए 30-35 आप कह लीजिए 60 तक हमारे पास जो साहित्य है वो या पुराना द्विवेदी युगीन कविता या आप कह लीजिए रीतिकालीन कविता या आप कह लीजिए भक्तिकालीन कविता, वही हमारे पास है। नया जिसको बोध कहते हैं, नए बोध की कविता वहाँ या साहित्य वहाँ 70 के बाद सही मायने में शुरू होता है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट के साथ जोड़ते हैं, वो शुरू होता है। फिर हमारे पास 2 दशक लगातार एक साइलेंस रहती है, वो लगभग समूचे हिंदी साहित्य में साइलेंस है। तो
उसके बाद ये जो माइग्रेशन लगातार हो रहा है, वहाँ जो आतंकवाद फैला हुआ है, उसके कारण हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त मित्र जो बेघर हुए हैं, उनका दर्द उनके यानी साहित्य में उभर कर सामने आता है, जो नई हमारी सोच है उसको बदल सकता है। हमारे पास विषय यहाँ तक है, पुराने विषय खत्म हो गए हैं, नए नए विषय जो आ रहे हैं, विमर्श को लेकर के, नारी विमर्श को लेकर के, दलित विमर्श को लेकर के, ये जो पलायन कर रहे हैं, आतंकवादी स्थिति जो है, इसको लेकर जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षण के धरातल पर भी बहुत अच्छा है। बाकी दिशा तो देखिए, जो मौजूदा स्थिति है उसी से कोई ना कोई दोष निकाल करके हम दिशा की तरफ जा सकते हैं। दिशा के लिए हम यही कहूँगा कि ये जो सरकारी आयोजन होते हैं, इनके अलावा भी हमें कुछ सोचना चाहिए। यानी जो साहित्यकार बंधु हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम हिंदी को प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैं 6ठी विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी लंदन में, उसमें मैंने पेपर पढ़ा था कि हमारी ये जो भाषाएं हैं, खास करके वो था शिवालिक क्षेत्र में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो उसमें पंजाब से मेरे मित्र आए हैं, पंजाबी ने किस तरह से हिंदी को प्रभावित किया है, हिंदी ने किस तरह से पंजाबी को प्रभावित किया है, डोगरी ने किस तरह से आप कह लीजिए पंजाबी को, और पंजाब इस तरीके से ट्रांसलेशन इस चीज़ को लेकर बहुत हुआ है, इसमें भी किस तरीके की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ तक दिशा की बात है, वो आप सब मित्र किसी तरीके से आप वो सारे मित्र कोई एक रेजोल्यूशन पास करें कि हमें क्या करना चाहिए। बोलने में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, और उस रेजोल्यूशन को पास करवा करके कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजिए या स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए। मेरा आपसे ये अनुमोदन है, आग्रह है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। बात सही ही है कि क्षेत्रीय उच्चारण किसी भी भाषा के साथ जुड़ सकते हैं, हिंदी में भी ऐसा होता है, तो इसे हमें ध्यान नहीं देना है। अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। कृपया समय का ध्यान रखें। मंच पर बैठे मेरे गुरु साहिबान डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर जगमोहन कौर, सभा में बैठे विद्वानगण और ऊपर सभागार में बैठे हुए विद्यार्थियों, मैं केवल आपके साथ पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 3 बातें बताना चाहूँगी आपसे। और जैसे कि डॉक्टर जगमोहन कौर ने कहा है कि प्रयास व्यक्तिगत होते हैं और वही फिर सामूहिक प्रयास बन जाते हैं, इसी विषय में मैं पहले भाषा की बात करूंगी, फिर साहित्य की, और फिर इसको आगे ले जाने की दिशा की। पंजाब में हिंदी भाषा का भविष्य बाकी भाषाओं की तरह और ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि पंजाब भारत का सिंह द्वार है, और सिंह द्वार होने के नाते हर समस्या का समाधान और हर समस्या पहले पंजाब में आकर टकराती है और फिर वहाँ से चिंगारियों के रूप में समाधान निकलते हैं। पंजाब में ही, जैसे कि अभी डॉक्टर राजकुमार ने बताया, प्रभाकर और शास्त्री का जो आरंभ हुआ था पंजाब विश्वविद्यालय से हुआ था, जो यहाँ से पास करके लोग बहुत से शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं। भाषा के रूप में ही यहाँ पर भाषा के हर विधा का जो साहित्यकार है वो पंजाब से पहले निकला है। भाषा के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि पंजाब में हिंदी भाषा का विकास मीडिया बहुत तेज़ी से कर रहा है। पत्रकारिता का योगदान देखिए, पंजाब में अगर पंजाबी के 2 पत्र प्रकाशित हो रहे हैं तो हिंदी के वहाँ पर 8 पत्र जो है वो निकल रहे हैं। प्रातःकाल होते ही समाचार पत्र हमारी घरों में बैठे होते हैं और हम उन्हें उनके माध्यम से पूरे विश्व से परिचित होते हैं। दूसरा, पंजाब में भाषा का विकास संस्थाएं भी कर रही हैं। साहित्यकार जो हिंदी में लिख रहे हैं वो निजी संस्थाएं और सरकारी संस्थाओं में अगर कार्यरत हैं तो उनमें मिलते हैं, सम्मेलन करते हैं और भाषा के नए नए तरीके खोजते हैं किस प्रकार इसका विकास किया जाए। बहुत से साहित्यकार जो पंजाब में, जैसे उपेंद्र नाथ अश्क हुए हैं,
मोहन राकेश हुए हैं, या भीष्म साहनी, और कितने नाम मैं अगर गिनवाती चली जाऊंगी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इन सभी साहित्यकारों ने पंजाब की समस्याओं को ही नहीं, विभाजन की त्रासदी को अपने उपन्यासों में, अपने लेखन में उभारा है। ये विभाजन की त्रासदी केवल पंजाब की नहीं थी, पूरे भारत की थी। तो क्यों नहीं नेतृत्व किया, पंजाब ने ही नेतृत्व किया है। आज मैं बात करूंगी नाटक के क्षेत्र की। नाटक के क्षेत्र में बहुत से, मोहन राकेश ने नाटक को मंच प्रदान किया, वो नाटक को लेखन से मंच पर लेकर आए। और आज अमृतसर में पंजाब नाट्यशाला एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर नाटकों को अभिनीत करके, उनका मंचन करके हिंदी के विकास के साथ साथ पंजाबी का विकास भी हो रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही प्रसारित हो या केवल पंजाबी में ही इसका मंचन हो। प्रोफेसर जतिंदर बराड़ इसके संस्थापक हैं। मूलतः वे इंजीनियर हैं, लेकिन भाषा के साथ प्रेम होने के कारण उन्होंने एक फैक्ट्री से एक नाट्यशाला जो है वो बनाई। और आज 1998 में विश्व अभिनय दिवस के रूप में इसको 23 मार्च का इसका उद्घाटन किया था, और आज 20 वर्ष हुए हैं, इसे मार्च में हो जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2015 नाटकों का मंचन हो चुका है। और ये सारे नाटक केवल पंजाबी में नहीं हैं, ये भारत की अन्य भाषाओं के भी हैं, जहाँ पर पटना से, कलकत्ता से, पूना से और बम्बे से, मद्रास से, वहाँ से मंच को चलाने वाले लोग आते हैं और वो अपना अपना मंचन करते हैं। वहाँ पर इन भाषाओं का अगर वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अपना नाटक लेकर आते हैं, तो पहले उनका हिंदी में रूपांतरण होता है या फिर पंजाबी में रूपांतरण होता है और फिर उसका मंचन होता है। शनिवार और रविवार को, हर शनिवार रविवार को ये जो नाट्यशाला है मंच अपने नाटक का मंचन करती है और उसके लिए पैम्फलेट्स निकल जाते हैं पूरे शहर में, इस सप्ताह में कौन सा नाटक जो है वो मंचित होने जा रहा है। और यहाँ तक कि शनिवार से पहले ही 200-250 चेयर्स है वहाँ पर बैठने की जो सुविधा है 250 लोगों की है, और वहाँ पर सोमवार तक ही ये 250 चेयर्स जो है वो फुल हो जाती हैं। तो ये भाषा लाहौर से, जहाँ तक केवल भारत से ही नहीं, लाहौर से, इंग्लैंड से, मलेशिया से, वहाँ से भी वहाँ पर ग्रुप आए हैं और उन्होंने अपने प्रस्तुतियाँ की हैं। अंग्रेज़ी में भी वहाँ पर नाटकों का मंचन हो रहा है। तो जतिंदर बराड़ जो इतना एक लघु प्रयास लेकर चले थे और उन्होंने कहा था कि मैं एक पंजाब की समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ, और मैंने अपने विद्यार्थी काल में मैंने देखा कि पंजाब किन समस्याओं से गुजर रहा है। आज मैं इन्हीं समस्याओं के लिए इस नाटक को एक माध्यम के रूप में ले रहा हूँ, ताकि नाटक जो है वो लोगों तक पहुँचे और लोग अपनी समस्याओं से परिचित हो सकें। पंजाब में नारी को बहुत महत्व भी दिया जाता है, लेकिन बहुत से पंजाब के ऐसे घर हैं जहाँ पर नारी को पीछे भी रखा जाता है। तो मुख्य रूप से नारी को आगे लाने के लिए और उसको फिर से अपने में एक उत्साह भरने के लिए इन नाटकों में लिया गया। इस मंच में विभाजन की त्रासदी को लेकर, प्रवास को लेकर, यहाँ तक कि पंजाब आज नशे में, अगर नशे की लत पंजाब को पकड़ रही है उसको लेकर, और यहाँ भ्रूण हत्या को लेकर, नारी चेतना को लेकर जो नाटक प्रसारित किए जा रहे हैं, उससे पंजाब का ही नहीं, अमृतसर का ही नहीं, पंजाब का ही नहीं, विश्व का व्यक्ति जो है वो परिचित हो रहा है। इसलिए आज समाचार पत्रों में छप रहा है कि जलियांवाले बाग, दुर्गाना तीर्थ और स्वर्ण मंदिर के साथ साथ एक और नया तीर्थ उदय हुआ है, और वह है पंजाब नाट्यशाला। पंजाब नाट्यशाला आज इस दिशा में ऐसा प्रयास कर रही है कि वहाँ पर भाषाओं का विकास स्वतः ही होता चला जा रहा है। तो आज जो पंजाब है वो अगर हिंदी की समस्या को अगर हम लेकर चलते हैं तो सारी समस्याएं स्वतः तभी समाप्त हो जाती हैं जब व्यक्ति भाषा को बैठकर भाषा के माध्यम से समझता है और फिर उसके आधार पर वो कार्य करता है। तो अगर जतिंदर बराड़ एक लक्ष्य को लेकर चले थे, तो हम कितनी प्रतिभाएं जहां पर बैठी हुई हैं, अगर हम कोई एक ऐसा लक्ष्य मान लेते हैं कि हम कैसे भाषा का विकास कर सकते हैं, चाहे फिर कोई भी भाषा होगी, संप्रेषण जब होता है तो सारी भाषाएं मिलकर एक मंच पर आती हैं, तभी संप्रेषण हो पाता है। आज हम हिंदी के लिए चिंतित हैं, तो कहीं आप
बंगाली के लिए भी चिंतित होंगे, कहीं कोई पंजाबी के लिए भी चिंतित है, तो बात यह है कि हम अपना संप्रेषण जो है वो साधारण करें, साधारणीकरण करें उसका, तभी भाषाएं अपने आप विकास करती चली जाती हैं। और फिर पंजाब का इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आप किताबों में ही नहीं पढ़ते, आप इस जो मंच है, इस मंच ने कपिल जो हास्य कलाकार हैं, इस कपिल शर्मा को जन्म दिया है, भारती सिंह को जन्म दिया है, राजीव ठाकुर, ये सारे उसी नाट्यशाला की जो देन है, जो आज हम मतलब अपने दूरदर्शन में या कितने चैनलों में हम इनके प्रसारण शो जो है वो देखते हैं। तो पंजाब नाट्यशाला जो है वो लाइव अभिनय है, कहीं आपको अवसर मिलता है तो आप ज़रूर आइए और हमारे अमृतसर में शनिवार और रविवार को होने वाले ये प्रसारण को अवश्य देखिए। 6 बजे ये शुरू होता है, मंच नाटक यहाँ पर शुरू होते हैं और 8 साढ़े 8 तक चलता है। तो ये पूरा नाटक जो है आपको भाषाओं की साझेदारी भी सिखाएगा, आपको भाषा के प्रसारण के माध्यम भी बताएगा, और यहाँ तक कि अमृतसर के जो ये एक नया धर्म क्षेत्र, जो एक नया धर्म स्थल जो उदय हुआ है, ये अपनी सुगंध चारों ओर फैला रहा है। तो ये भाषाओं का साझा स्थल जो है, ये हिंदी भाषा की फुहारें तो इसमें और भी अधिक उड़कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जब किसी भी नाटक को दूसरी भाषाओं में आते हैं, घासीराम कोतवाल को यहाँ पर प्रसारित किया गया है, माधवी यहाँ पर प्रसारित हुई है, अमृतलाल नागर की कहानियों का रूपांतरण यहाँ पर हुआ है, अमृता सिंह की कहानियों का रूपांतरण यहाँ पर हुआ है, रामदर्श मिश्र के उपन्यास का रूपांतरण करके वहाँ पर भी नाटक का मंचन हुआ है। तो इस तरह से पूरा साहित्य जो है वो किस प्रकार दर्शकों तक पहुँच रहा है और कैसे हमारे जीवन में कार्यशैली में आ रहा है, ये सारा मंच जो हमें सिखा रहा है। तो पंजाब किसी भी दिशा में पीछे नहीं है। मैडम ने अभी शिक्षा की बात कही थी, तो अगर हम ऐसे उत्साही वर्ग हमारा सामने आता है तो क्यों नहीं हमारा छात्र वर्ग जो है वो आगे हिंदी के साथ प्रेम और स्नेह करेगा, ये स्वतः ही होता चला जाएगा। बात ये है कि हम छोटे छोटे कदम अगर उठाएं तो 10 कदम हमारे साथ मिलेंगे और 10 के फिर हज़ारों बनेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। और धन्यवाद सुनीता शर्मा जी। भाषा के साधारणीकरण द्वारा विकास को निश्चय ही एक दिशा दी जा सकती है।